डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइलम हेमिकोडेटा के बारे में। तो इससे पहले भी हमने बहुत सारे फाइलम पढ़े हैं, पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, कोई बात नहीं, हम इसको जितना हो सके जल्दी से कंटिन्यू ये फिनिश करेंगे। देखो, फाइलम हेमिकोडेटा के अगर हम कैरेक्टर्स देखेंगे, सबसे पहले हम फाइलम हेमिकोडेटा को तो हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम स्टोमोकोडेटा भी बोलते हैं। तो स्टोमोकोडेटा इज़ आल्सो नोन एज हेमिकोडेटा। जितने भी एनिमल्स या स्पीशीज़ इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, उनको हम ज़्यादातर अगर स्टडी करना चाहे तो बॉडी को हम सबसे पहले थ्री पार्ट्स में, 3 भाग में हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है हमें प्रोबोसिस पार्ट है, फिर कोलर, फिर उसके बाद ट्रंक। ठीक है, हर और एनिमल्स को डिवाइड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे किसी किसी एनिमल्स को, जैसे इंसेक्ट्स को हमने क्या किया था, हेड, नेक एंड ट्रंक इस तरह से किया था। लेकिन फाइलम हेमिकोडेटा में जितने भी एनिमल्स हैं उनको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो पहला प्रोबोसिस, फिर उसके बाद कोलर, फिर उसके बाद ट्रंक। अगर आप इस पिक्चर के हिसाब से देखना चाहें तो देखो इस पिक्चर में क्या है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम प्रोबोसिस पार्ट बोलेंगे। फिर ये वाला पार्ट है, इसको हम कोलर पार्ट बोलेंगे। बाकी जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रंक पार्ट बोलेंगे। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, स्टडी को ईजी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट इन फायरेंजियल रीजन। अब इनमें क्या होते हैं, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन पेयर में होते हैं। ठीक है, पेयरिंग में, जोड़ी में होते हैं। इन फायरेंजियल रीजन मीन फेरिंग्स रीजन में, फेरिंग्स रीजन में क्या होते हैं, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो, नो टेल इज़ प्रेजेंट। ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें टेल इंक्लूड नहीं होते, हम इसमें टेल नहीं गिनते हैं। ठीक है, इसमें टेल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो स्टोमोकॉट। स्टोमोकॉट क्या है, होलो मिजोडर्मल आउटग्रोथ। ये एक होलो टाइप में एक मिजोडर्म से निकला हुआ एक ग्रोथ है। एराइज फ्रॉम बकल कैविटी, जो किससे निकलेगा, बकल कैविटी से। एंड इज़ कंसिडर्ड ए बकल डाइवर्टिकुलम। इसको हम क्या बोलते हैं, बकल डाइवर्टिकुलम भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बकल डाइवर्टिकुलम। तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। स्टोमोकॉट इस फाइलम का वो पार्ट है जो मिजोडर्म से निकले हैं। 3 लेयर्स होते हैं ना, एक्टोडर्म, मिजोडर्म और एंडोडर्म। मिजोडर्म से निकला हुआ एक आउटग्रोथ है जो बकल कैविटी से निकलेगा। इस स्टोमोकॉड को हम बकल डाइवर्टिकुलम भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बकल कैविटी से जो मिजोडर्म का ग्रोथ हो जाते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोमोकॉड या बकल डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। ठीक है, ये एक रीजन है, पार्ट ऑफ द एनिमल्स या फाइलम है। अब नेक्स्ट देखो, इसके कैरेक्टर्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स भी आते हैं। अगर हम इनके जर्म लेयर्स की बात करेंगे, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। इट मीन्स द गैस्ट्रुला levels are having a 3 germ layer, that is ectoderm, mesoderm and endoderm, as we have already discussed it in our previous lectures. Next, if we look at the habitat of this phylum, अगर हम इनके habitat की बात करेंगे तो they are generally found in marine. It means they live in aquatic region where the concentration of salt is very high. ठीक है, जहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज़्यादा हो वहाँ पर ये हमें ज़्यादा मिलेगा। अगर हम इनके ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, दे आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इनके सिमेट्री की बात करेंगे, सिमेट्री इज़ बायलेटरल, that is if we divide the animals into 2 parts, the right half and the left half are the mirror image of each other, they are similar to each other. Okay,
such kind of symmetry is known as bilateral symmetry. अगर हम इनकी गट की बात करेंगे, गट पूरी तरह से प्रेजेंट होगा एंड ये क्या होगा, यू शेपेड स्ट्रक्चर में होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे ये है एब्डोमिनल पार्ट, ठीक है, एब्डोमिनल रीजन। इसको अगर हम और अच्छे से देखेंगे, ये देखो ब्रैंकियल रीजन, यहाँ पर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद जेनाइटल रीजन्स, फिर उसके बाद ये हिफेटिक रीजन्स, फिर उसके बाद ये एब्डोमिनल रीजन है, फिर ये एनस, ठीक है। हियर it is the U-shaped structure is the gut, which is completely present and U-shaped. Proboscis gland और glomerulus is excretory organ, और इनके पास एक ग्लैंड होते हैं या एक ऑर्गन होते हैं जिसको हम प्रोबोसिस ग्लैंड बोलते हैं या आप ग्लोमेरुलस बोल सकते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन करना है। एक्सक्रीशन यानी वेस्ट को रिमूव करना। मैरीन है तो किस तरह का होगा, मोनोटेलिक होगा, NH4 रिलीज़ करेगा, अमोनिया रिलीज़ करेगा। तो इनमें एक्सक्रीशन करने के लिए किडनी जैसे और वेल डेवलप्ड ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड्स या ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं, और यही क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं, वेस्ट को रिमूव करने का काम करते हैं। अगर हम इनकी फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशंस मोस्टली अकर्स आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो जाएगा। और ये मीन्स यानी स्पर्म और ओवम, मेल स्पर्म रिलीज़ करेगा और फीमेल ओवम रिलीज़ करेगा। कैसे, बाहर वाटर में रिलीज़ करेगा। पहले फीमेल ने ओवम, एक सीज़न आएगा कि फीमेल ओवम को छोड़ेगा, फिर उसी सीज़न में ये मेल जो है क्या करते हैं, उस ओवम के ऊपर जो है स्पर्म को छोड़कर चले जाते हैं, और इंडिविजुअल खुद आगे पीछे जाएगा। स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन जो पूरी तरह से एक्वाटिक होगा यानी वाटर में होगा। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद जो है, फिर उसके बाद सबसे पहले ये एक लार्वा बनेगा, ठीक है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिजम्स एकदम नहीं बनते हैं, पहले लार्वा बनते हैं, और इस ऑर्गेनिजम्स में जो लार्वा बनते हैं उस लार्वा को हम क्या बोलते हैं, टोर्नेरिया, ठीक है, टोर्नेरिया लार्वा बोलते हैं, ठीक है। लार्वा फिर उसके बाद क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा, फिर उसके बाद एडल्ट बनेगा। लार्वा और एडल्ट जो है एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होगा, यानी सेम नहीं होगा। लार्वा का शेप बिल्कुल अलग और एडल्ट का शेप पूरी तरह से अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो यानी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इंटरनल, और लार्वा इज फॉर्मेड, देन दैट लार्वा इज टोर्नेरिया लार्वा। अगर हम इनके एक एग्ज़ाम्पल अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें एक बढ़िया सा एग्ज़ाम्पल है, इसको हम आमतौर पर कॉमनली लिया जाते हैं, ब्लेनोग्लॉसिस बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है ब्लेनोग्लॉसिस। ब्लेनोग्लॉसिस को हमारा एक कॉमन नेम होते हैं, उसका वो कॉमन नेम है टंग वॉर्म, या इसको हम एकॉन वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा सकोग्लॉसिस भी होते हैं, लेकिन आप ब्लेनोग्लॉसिस को अगर आप रिमेंबर करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इसका कॉमन नेम टंग वॉर्म या एकॉन वॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मुझे सुनने के लिए बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।